Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बताया था कैसे होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और बताया था आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ्स या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो बेसिकली आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। और जल्दी से आप लोगों ने आई होप हेडिंग भी लगा ली होगी। तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर अ मूविंग बॉडी। हमारे पास 3 केसेस होते हैं क्या स्पीड टाइम ग्राफ्स के। तो व्हेन द बॉडी स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट रहे, बताऊंगी कैसा ग्राफ आता है, उसमें स्ट्रेट लाइन आता है ना, इस तरीके से ऐसे स्लोप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आता है उसका। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, जब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हो रही है। हाँ, फिर हम देखेंगे कि जब आपकी जो व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है। मतलब यूनिफॉर्म वे का मतलब क्या है मैम, जब इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं। क्या, जब इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म वे का मतलब क्या है कि मैम जब इक्वल डिस्टेंसेस नॉन इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। तो ये 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस पर ही हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अगर स्पीड जो हो आपकी वो कैसी हो, वो कांस्टेंट हो। व्हेन the speed of the body remain constant, तो हम लोग स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी दिखाया था, जैसे आप इस ग्राफ को भी देख पा रहे हैं। रुको, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और ऐसे ग्राफ बना दूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्टेंस और यहाँ पर मैं लिख दूँ स्टूडेंट्स क्या, टाइम। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे और आप यहाँ से इंटरप्रेटेट क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने सीधी लाइन बना दी। तो मैम पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ का है, किसका है। तो ये ग्राफ किसका है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का है। हाँ है ना, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। यस मैम। तो मैम ये वाला जो स्लोप है ये हमें बताएगा स्पीड के बारे में। किसके बारे में बताएगा स्टूडेंट्स, ये आपका स्पीड के बारे में बताएगा। अब हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, बात एक ही है। तो वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो कौन बताता है, कौन, मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या चीज़ बता रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है ना। क्या, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। अब देखो आओ यहाँ पे तुम लोग, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया स्पीड को। मैंने आपको क्या बोला था, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम बात है, क्योंकि ये सेम तरीके से यूज़ करेंगे। वैसे डिफरेंस क्या होता है मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ। स्पीड में डिस्टेंस चाहिए और उसमें डिस्प्लेसमेंट लगता है, स्पीड और टाइम। तो मैम सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाना चाहिए कि ये स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। तो बेसिकली स्पीड और टाइम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो इस्टेब्लिश करता है एक्सेलरेशन को। क्या, एक्सेलरेशन। तो बेसिक एक्सेलरेशन क्या होता है मैम, एक्सेलरेशन होता है change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to time। अब velocity क्या है, मैंने बताया ना, velocity के लिए यहाँ पे ये speed भी यूज़ करेंगे। तो बेसिकली स्पीड में चेंज आना है या फिर वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका एक्सेलरेशन होगा। तो क्या मैम मैं इस ग्राफ को एक्सेलरेशन के फॉर्म में देख सकती हूँ कि ये ग्राफ एक्सेलरेशन का है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे आपको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो कि मैम स्पीड कांस्टेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपका ये था आपका 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और यहाँ पे मान लो ये 50 ऊपर था,
तो ये 50 और 40 के बीच में है, तो मतलब ये मान लो 45 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स ये आपका 45 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर। समझे वाला पॉइंट आप लोग? हाँ। और यहाँ पे ये टाइमिंग आपको गिवन है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। डन? यस मैम। तो अब हम देख रहे हैं कि ये स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर मैम ये स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? हम ये बोल पाएंगे मैम कि कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज, नो चेंज इन स्पीड। और अगर स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा है तो मतलब बेसिकली वो, अगर यहाँ पे चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस ग्राफ का? मैम इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। चमका? एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। चमकी ये बात? क्यों हुआ एक्सेलरेशन 0? सोचो दोबारा से। क्योंकि मैम आपने ये बता, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि पहले गाड़ी चली तो है बट वो सिर्फ 45 किलोमीटर चली है, उसके बाद कोई चेंज नहीं आ रहा स्पीड, मतलब या तो वो रेस्ट में चली गई है, या तो रेस्ट में चली गई है, कुछ भी हो सकता है सिनेरियो, रेस्ट में गई होगी वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक्सेलरेशन तो इसका 0 है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्पीड में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम तो बढ़ रहा है बट स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। तो पहला केस डन। समझ में आ गया पहला केस? जल्दी से बताओ। अगर समझ में आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट ड्रॉप हो जाना चाहिए और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जब किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी तब क्या होगा? मैम एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो speed time graph when the speed remain constant. So by saying that the speed of a body is constant, we mean that speed does not change. Speed constant होने का मतलब क्या होता है? स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद टाइम एंड हेंस देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये बताया मैंने आप लोगों को कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि स्पीड और टाइम एक्सेलरेशन का ही तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं ना, ये तो आता है ना सबको। यस मैम। सो अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये क्या होगा? ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल होगा टू द टाइम एक्सिस एज शोन बाय द लाइन ए बी इन फिगर। समझ गए? In other words, if the speed time graph of a body is a straight line parallel to the time axis, then the speed of the body is constant. तो अगर आपको ऐसा ग्राफ कहीं पर मिल गया और यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया स्पीड और यहाँ पे मिल गया टाइम, जल्दी से एक्सेलरेशन 0 डाल दिया ना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बता देना स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है? ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म देयर इज अ नो एक्सेलरेशन। तो अगर आपकी जो बॉडी की स्पीड है स्टूडेंट वो कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है, देयर इज अ नो एक्सेलरेशन, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा एंड हेंस देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एक्सेलरेशन फ्रॉम सच अ स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता है कि मैम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। वी कैन हाउएवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी गिवन इन टाइम्स फ्रॉम सच स्पीड टाइम ग्राफ्स। दिस इज डिस्क्राइब लो। हम लोग स्पीड फाइंड कर सकते हैं। हाँ, क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया है पता है आप लोगों को। स्लोप डालो और इजीली ले जाओ वहाँ से क्या डिस्टेंस को। आप देखो, वी नो दैट स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। तो अगर मान लो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़े, अभी तक मैंने आपको पिछले वाले ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करनी सिखाई थी जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। अब मान लो इनमें आप एक्सेलरेशन, तो इस वाले में तो आप एक्सेलरेशन नहीं फाइंड कर सकते ना क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 हो गया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी। अब मान लो इस स्पीड टाइम की हेल्प से क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ? अरे हाँ भाई निकाल सकती हूँ ना। कैसे? खुद सोचो। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड इनटू टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें थोड़ा खतरनाक लगता है, तो ये देखो आपकी स्पीड क्या होती है। स्पीड आपको कैसे कैलकुलेट करनी सिखाई थी मैंने पीछे स्लोप डाल के? मैम डिस्टेंस बाय टाइम होती है हमारी स्पीड, मतलब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। अब मान लो मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करके स्टूडेंट्स हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड इनटू टाइम करके हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। तो मतलब मैम इजीली हो जाएगा, तो स्लोप डाल दो और मल्टीप्लाई में डाल देना वैल्यू उसको। आप ध्यान से देखो उसको, आप ध्यान से देखो। तो स्पीड, अब देखो नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब हम इस ग्राफ से क्या निकालेंगे स्टूडेंट? डिस्टेंस को करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो आपको ऐसा थोड़ी गिवन होगा, ये लाइन नहीं गिवन होगी, ये लाइन तो आपको खुद डालनी पड़ेगी। तो आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दोगे। अब ये परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को।
हाँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है वी ड्रॉ परपेंडिकुलर सी बी एट अ पॉइंट सी विच मीट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी। जो यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे तो ये यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा। तो स्पीड एट सी, तो सी पॉइंट पर कितनी स्पीड थी? जितनी भी होगी ना। उसके बाद सी बी जो है आपका ओ ए के कुल, आप देखो ओ ए वगैरह जो है यहाँ पे आपका, ये मान लो, आप मान लो इसको बी, इसको मान लो आप ए, ओ ए बी सी, ओके डन, ऐसे मान लो। तो अब ये बोल रहे हैं जो आपका बी सी है वो तो ओ ए के इक्वल ही होगा ना, या सी बी। क्यों? क्योंकि मैम ये परपेंडिकुलर ही तो स्पीड है। हाँ, उसके बाद स्पीड एट सी ओ ए और स्पीड एट सी ओ सी, टाइम जो होगा, अब टाइम देखो, ओ सी जो टी टाइम पर है वो तो टाइम तो सेम ही रहने वाला है ना, ओ सी आपका, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो मतलब मैम यहाँ पर हमें रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस के अंदर अगर हम लोग इसकी क्या निकाल रहे हैं, अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया क्या होता है? एरिया तो है ना ये पूरा, अब आप इसका एरिया निकाल दो। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज स्पीड एंड टाइम इन रिलेशन वी गेट ओ ए इंटू ओ सी। अब देखो आप ओ ए की मल्टीप्लाई ओ सी से कर दो ना, बेसिकली टाइम की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी होगी, मान लो एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपका, जैसे मेरा कितना आ रहा था 45 आ रहा था, और मान लो टाइम था कितना 2 आवर का, तो 2 आवर नहीं लेके इसको कितना ले लेते हैं, 3 आवर ले लेते हैं, ईजी हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कि अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालने लगूँ तो 40 या तो ले ही सकते हैं ना, डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं। मान लो इसको 2 ले लो, हाँ, तो 45 स्पीड हो जाएगी, इंटू टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर। तो मतलब उसने 2 आवर में 45, मतलब अभी नहीं पता हमें कितनी डिस्टेंस है, तो मतलब हमारे यहाँ पे हो जाएगा 90 किलोमीटर। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा 90 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। मतलब कि मैम उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है 2 घंटे के अंदर? कितनी? 90 किलोमीटर्स को कवर किया है। और कितनी स्पीड के साथ? स्पीड तो आपको पता ही है ना कि भैया वो हर घंटे में 45 किलोमीटर को कवर कर रहा था। तो आप खुद ही आप ये लगा भी सकते हो कि मैम अगर उसने 1 घंटे में 45 किलोमीटर को कवर किया तो वो नेक्स्ट 1 आवर में 90 कर लेगा पूरे, मतलब नेक्स्ट जगह वो 45, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो फिर वापस से वो 45 कर लेगा। मतलब बेसिकली मैम हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा इन जस्ट 2 आवर्स। तो आप ग्राफ की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। आप क्या आप इसकी हेल्प से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? बता लो जरा मुझे जल्दी से, इसी बात को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? तो देखो 10 इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज बाय द स्पीड टाइम ग्राफ टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिवन एज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये जो पूरा एरिया कवर हुआ है ना, ये जो हमने ज्वाइन वाइन करके बनाया था और जब जो लाइनों के बीच में आ गया, उस एरिया को कैलकुलेट करके हम लोगों ने क्या निकाला है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस निकाल लिया है। इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एवरीवेयर इन द अबव डिस्कशन। हम स्पीड को वेलोसिटी बोलेंगे या वेलोसिटी को स्पीड। Thus, we can say that velocity time graph of an object moving with a constant velocity is a straight line parallel to the time axis. तो स्पीड देखो, अगर मान लो यहाँ पे स्पीड ना होके वेलोसिटी भी होता ना, स्पीड या फिर वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए दोनों के लिए ही कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी अगर ये पैरेलल जाता है टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इफ द स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल, पैरेलल क्या होती है? जिनकी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं हर पॉइंट पे, इक्वल डिस्टेंसेस। तो कैसा होगा स्टूडेंट? ये आपका पैरेलल हो जाएगा। डन। अब आते हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप अब आप अच्छे से इसको कर लोगे, कवर लो। अब देखो, वी कैन ऑल्सो से दैट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी। वही मैंने आपको बता दिया कैसे आप कैलकुलेट करोगे। वी विल नॉट डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। हम मान लो स्पीड चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट पर, तो दैट इज व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन भी कैसे रहेगा स्टूडेंट? यूनिफॉर्म ही रहेगा। देखो फॉर श्योर इमेजिन करो कि आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है मैम? वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। अब आपका एक्सेलरेशन भी तो वो यूनिफॉर्म होगा ना, क्योंकि बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन स्पीड। तो अगर वो जो चेंज है स्पीड का वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो एक इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आपका एक्सेलरेशन भी तो कैसा हो जाना है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म हो जाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन और स्पीड का जो रिलेशनशिप है या वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने,
देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्या होता है, चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। हाँ, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चेंज इन स्पीड। अब एक बात बताओ, ये जो स्पीड का चेंज है अगर ये यूनिफॉर्म है तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन और स्पीड जो चेंज है वो तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन स्पीड, या फिर वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो ये वाली चीज भी बढ़ जाएगी आपकी। हाँ, तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये भी तो यूनिफॉर्म ही होगा ना। समझे वाला पॉइंट? यस मैम। देखो, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इट मीन्स के मैम यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा आता है, आपने हमें पीछे सिखाया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो क्या मैम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा? करेक्ट, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। समझे आप ये वाला पॉइंट? अब देखो, मान लो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये आपके पास ग्राफ है, डन। तो मान लीजिए ये आपका है स्पीड, और ये है आपका टाइम। हाँ, अब मान लीजिए ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड आपकी मैं आपकी किलोमीटर पर आवर में ले रही हूँ और ये मैं आपका आवर में ले रही हूँ टाइम। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, डन। उसके बाद स्टूडेंट्स टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर, डन। यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए पहले 1 घंटे में, ध्यान से देखना ग्राफ को, पहले 1 आवर में यहाँ पर डिस्टेंस कवर होती है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब डिस्टेंस नहीं, स्पीड, डिस्टेंस आप खुद ही निकाल लेंगे। हाँ, तो हमने देखा मैम कि कितनी आपकी पहले 1 आवर में स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि मैम 1 घंटे में 10 किलोमीटर को कवर किया होगा डिस्टेंस। समझ रहे वाला पॉइंट? यस मैम। मतलब क्योंकि आप यूनिफॉर्म स्पीड देख रहे हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट 2 आवर में उसने मैम 20 किलोमीटर दिखा रखा था यहाँ पे। तो आप इससे ये चीज़ पता कर पा रहे हैं कि जब वो और आगे चला, 2 घंटे हो गए उसको, तो उसने टोटल 20 किलोमीटर पर आवर कवर कर लिया, मतलब कि मैम नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने 10 किलोमीटर को ही कवर किया। हाँ, फिर देखो यहाँ पे ये जो आपका 3rd आवर था, फिर उसने 30। तो इट मीन्स कि मैम विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हम क्या चीज़ देख पा रहे हैं कि मैम अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूँ तो ये हमें क्या देगा, ये हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। तो अब आप देखो ना यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है ये, क्योंकि मैम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए हैं। तो मैम अगर ये स्पीड यूनिफॉर्म है, यहाँ पर अगर इस ग्राफ में हम ये बोले कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है ये, तो मैम बेसिकली स्पीड और एक्सेलरेशन का अभी आपने पीछे हमें रिलेशनशिप समझाया। तो अगर ये स्पीड यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करिए। समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे? अब समझ में आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर समझ में आ गया, इसी बात पर एड हार्ट जल्दी से कमेंट हो जाना चाहिए। लो भाई, इस पहले इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो
तो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट स्पीड चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पीछे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया है कि वो जो ऑब्जेक्ट था, कार वगैरह आप जो भी ले सकते हैं, वो 10 किलोमीटर को ही कवर कर रहा था 1 आवर में, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स द स्पीड बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो दस द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजेस स्पीड विल बी स्ट्रेट लाइन। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन होगा आपका। आप देखो ना यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही तो है, क्योंकि मैम यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है। और स्पीड यूनिफॉर्म ये कैसे पता चला भाई? देखो ना उसकी डिस्टेंसेस भी देखो ना, आपको ग्राफ को देखना पड़ेगा। तो अगर स्पीड और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है तो आप समझ जाएगा वहाँ पे एक्सीलरेशन भी आपका कैसा होने वाला है स्टूडेंट्स। एक्सीलरेशन भी आपका कैसे होने वाला, जल्दी बताओ कैसे होने वाला एक्सीलरेशन? मैम एक्सीलरेशन भी हमारा यूनिफॉर्म होने वाला है। ओके चलो, तो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो मतलब मैम क्या हम इस ग्राफ की हेल्प से एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले वाले में आप एक्सीलरेशन क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाए थे? क्योंकि मैम वहाँ पे एक्सीलरेशन ऑलरेडी 0 हो गया था कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से। बट यहाँ पर आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मैम आपका कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। समझे नहीं समझे? यस मैम। तो एक्सीलरेशन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पी क्यू एंड क्यू इज द स्लोप। देखो स्लोप क्यों बोला? यहां पर इन्होंने क्या करा, ये आपका स्लोप ही तो है ना, इसने एक पॉइंट पी मार्क कर लिया, तो यहां पर ये इस तरीके से, मैंने आपको पता है ना, आपको अगर निकालना है, अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपको इस तरीके से स्लोप डालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका ये स्लोप है, तो मतलब कि पी क्यू बाई ओ क्यू परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी हेल्प से आप चेंज निकाल लेंगे। हाँ बट आपको चेंज देखना पड़ेगा। अब देखो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर ऐसे, अब देखो इज द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, therefore we conclude that speed time graph the acceleration is given by the slope of graph। तो इस स्लोप से आप बता देंगे फॉर श्योर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे। इन अदर वर्ड द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिव्स एक्सेलरेशन। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालना तो आसान बात है, मैंने आपको पीछे भी सिखाई थी। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस मिल जाएगा। आप देखो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ओपी क्यू। सिंपल सी बात है। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इस स्लोप को निकाल दो ना। क्या है, क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? ट्राइंगल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा तो ट्राइंगल की हेल्प से निकाल दो इसको। हाँ तो देखो वी विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। पूरे का निकालोगे बट हमें तो स्लोप का चाहिए ना इतना, तो फिर आपको उसको हाफ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का हाफ या फिर पूरा क्या आपका ट्राइंगल, उसका निकाल लो एक का। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? स्पीड और टाइम। स्पीड वो सॉरी डिस्टेंस क्या होती है आपकी? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर दो। डायरेक्टली भी कर सकते हो ये काम, जितनी ये मान लो रेक्टेंगल की फॉर्म में करोगे तो रेक्टेंगल का निकालोगे पहले पूरे का, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ इतने का ही तो निकालोगे ना। हाँ समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो देखो इन्होंने क्या करा है, प्लीज नोट दैट स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है ना, ऐसा स्लोप आपको दिख रहा है तो मतलब कि वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड इंडिकेट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बताऊंगी मैं आपको, अगर स्लोप ऐसा है तो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म। और अभी मैं आपको एक और केस बताती हूँ, चलो बता ही देती हूँ, क्या बताऊंगी बाद में। देखो ये आपको समझ में आ गया कि मैम ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो नहीं सकता ऐसा? मान लो मैं ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊंगी, तो मान लो ऐसा कुछ मिले तुम लोग को, तो ये क्या है? ये क्या है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे है आपका 10 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड है यहाँ पे, ये आपकी 20 है, ये आपकी 30 है, और मान लो यहाँ पर आपकी 40 है, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन है, बट मैम उल्टा है स्लोप। पहले तो ऐसा था, अगर अपवर्ड है सीधा है स्लोप तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट अब स्लोप ऐसे है।
तो मैम अगर स्लोप ऐसे है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब मैम कहीं ना कहीं आप हम ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ स्पीड कम हो रही है। देखो ना ध्यान से, पहले इतनी थी, पहले इतनी थी, देखो ध्यान से देखो। तो मैम हम ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड कम हो रही है। तो इसका मतलब मैम बॉडी जो है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, क्या वो मोशन से रेस्ट की तरफ आ रहा है? बिल्कुल। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी जो है वो रेस्ट की तरफ आ रही है, और जब बॉडी रेस्ट की तरफ आएगी तो एक्सेलरेशन तो आपका कैसा हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन होगा आपका? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अगर आपको ऐसा उल्टा ग्राफ नजर आए ना स्पीड और किसके बीच में, टाइम के बीच में, तो आंख बंद करके रिटार्डेशन लिख कर आ जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लो पहले का इतने का स्क्रीनशॉट। समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ, अगर समझ में आया तो राइट हार्ट कमेंट कर दो इसी बात पे। अब देखो, तो अब यहाँ पर आएंगे, एक मिनट। अब इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। देखो, दस वी कैन ऑल्सो से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इंडिकेटेड एक्सेलरेशन। अगर ऐसा सीधा है तो वो कैसा है स्टूडेंट? आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है वो। बट अगर ये उल्टा हो जाए यूं, तब क्या होगा? इन द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर वी हैव एज्यूम दैट इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज जीरो. It's however possible that the body has some initial speed and then it start accelerating at a uniform rate. तो आप देखो यहाँ पे, तो we will now discuss the speed time graph of velocity whose initial speed is zero, not zero. अगर मान लो इनिशियल स्पीड जीरो ना हो, तब कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? ये रिटार्डेशन वाला ग्राफ तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर आप देखो, ऐसा अगर आपको नीचे नजर तो देखो इन्होंने रिटार्डेशन लिखा है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो स्टूडेंट? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो अब एक नेक्स्ट केस आता है कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा जब आपकी इनिशियल स्पीड जो होगी बॉडी की वो जीरो नहीं होगी। मतलब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, कुछ भी मानो, कुछ भी। जैसे आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो, जैसे शुरू में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा स्पीड को जीरो से उठाते हैं ना, कि जीरो होगी इनिशियली। बट अगर इनिशियली जीरो नहीं है, तब आपका क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आएगा ग्राफ को देखने के बाद? तो आप देख पा रहे हैं मैम यहाँ पर स्पीड और टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पीड जो है वो आपकी इनिशियली जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? फिगर शोज स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी हैविंग इनिशियल स्पीड इक्वल टू ओबी एंड देन एक्सेलेरेट। अब मान लो आपको यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल कवर करनी पड़ जाए, तो अगर आपकी स्पीड इनिशियली जीरो नहीं है तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने मिलेगा। तो आप हमेशा घबरा जाते हो ना, आपको ये वाले ग्राफ की तो आदत होती है इन वालों की, कि मैम जीरो से स्टार्ट कर दिया, बट इन वाले ग्राफ में आपकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आता स्टूडेंट कि अगर यहाँ पर स्पीड है तो ध्यान से देखो ना, यहाँ पर जीरो नहीं है तो कुछ तो नंबर चल रहे होंगे ना यहाँ पे, मान लो ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो मतलब मैम इनिशियली स्पीड जो थी वो 11 थी, मतलब जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करा तो उसकी स्पीड कितनी थी? 11 किलोमीटर थी, 11 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी स्टूडेंट्स? 11 किलोमीटर पर आवर इस दिस केस में। तो अब क्या होगा ऐसा, आप किसकी हेल्प से डिस्टेंस निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? समझ में आ रहा है आप लोग को वाला पॉइंट या नहीं आ रहा है? तो स्टूडेंट्स अब ऐसे केस में मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आपको केस गिवन है। हाँ, मैंने आपको ये शायद एक क्वेश्चन में भी करवाई थी ये वाली चीज़ आप लोगों को। तो देखो, अब जब आपको ऐसी चीज़ गिवन होती है कि मान लो यहाँ पर कुछ भी स्पीड या कुछ भी वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है। यहाँ पे मान लो मैं वी लिख रही हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टी, और मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया, ऐसे ही ग्राफ है। अब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली बात तो आपको एक ग्राफ पता चल गया, ग्राफ किस चीज़ का है, कि मैम यहाँ पर ये ग्राफ हमें बता रहा है कि स्पीड इनिशियली जीरो नहीं थी। तो मैम इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है भाई? कर्व तो यही है ना, तो क्या करो, ऐसे मिला दो इसको, ऐसे डन, मिला दोगे और ये एरिया निकाल दो, यही होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया तो एरिया अंडर द कर्व आप जैसे निकालेंगे स्टूडेंट, और एरिया अंडर द कर्व होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे ग्राफ्स की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब कैसे? मैम ये जो अजीब सी फिगर है मैम, ये हमें पता तो है, ये है तो ट्रेपीजियम, बट हमें इतना कैलकुलेटिव नहीं करना है, हमें तो ईजी तरीके से बताओ ना मैम। मान लो मुझे तो नहीं आती, मैंने तो नहीं पढ़ी क्लास 8th में या 7th में इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली स्टूडेंट उसके सिंपल सा फंडा है, इसकी एक लाइन यहाँ से ज्वाइन करा दो, ठीक है? इनिशियल स्पीड कुछ तो होगी ना यहाँ पे। अब ये
ट्राइंगल बन गया है और एक ये रेक्टेंगल बन गया है, दोनों का अलग अलग एरिया निकालो, प्लस कर दो, मिल जाएगा तुम लोग को। डन। अब देखो कैसे करोगे। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि इन लोगों को पता है यहाँ पे ये आपका ट्रेपीजियम है। क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स एंड हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होंगी आपकी, ओबी ओबी एंड एसी, यही दोनों तो आपस में पैरेलल है ना, यही तो आगे मीट नहीं करेंगी, तो इन दोनों का सम मतलब ये जो भी होंगी इनका सम, तो इनका सम एंड हाइट, हाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, ओ ए, ये आपकी हाइट हो जाएगी इसकी ट्रेपीजियम की। तो बेसिकली उसके हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताई है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, एक को ट्राइंगल बना दो और एक को रेक्टेंगल बना दो, और फिर बाद में इनको प्लस कर दो, कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल का तो ऐसा है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टाइम ओ, मतलब वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताई, जिस तरीके से आपको करना है, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मान लो मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका ग्राफ था, क्या था स्टूडेंट, ये आपका ग्राफ था। तो अब यहाँ पर ऐसा आपको मिला, ये आपको ऐसा दिया गया था, और यहाँ पे इन्होंने साइड में लिखा था वेलोसिटी, और यहाँ पे लिखा था टाइम, हाँ, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी गिवन थी, जैसे कि 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ गिवन था। अब इन्होंने आपसे बोला कि भाई ऐसा आपको कुछ गिवन है, और आपसे इन्होंने बोल दिया भाई डिस्टेंस निकाल देना ज़रा इस ग्राफ का, डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपसे पूछ लिया वो आप इसका कैलकुलेट कर दो। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ऐसे ग्राफ मिलते हैं जो स्पीड टाइम ग्राफ हो या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो इनकी हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क कर लो, कितना, ए, मान लो मैंने ए मार्क कर लिया। अब इसको क्या करना है, इस ए पॉइंट को, इसको ऐसे नीचे मिला देना है, हाँ, कहाँ मिला दोगे, ऐसे इसको नीचे मिला दोगे। तो अब अगर आपने ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर दिया, तो आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। कैसे करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है, क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्पीड, अब ध्यान से देखना इसको, ग्राफ को, क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से स्पीड शुरू हुई, मतलब मैम ये ग्राफ हमें एक और चीज़ बता रहा है कि इनिशियली स्पीड 0 नहीं थी। तो मान लो यहाँ पर कितनी थी, ये 30 और 20 के बीच में 25 थी, कितनी थी, 25 थी। ओके, तो मैम आपका यू कितना हो जाएगा, इनिशियली हो जाएगा आपका ये 25, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। उसके बाद मैम आपका फाइनल वेलोसिटी इतना आ रहा है, मान लो इतना यहाँ तक आ रहा है, डन। तो मान लो मैं इसको 40 ले लेती हूँ, ये छोड़ो, यहाँ पे मान लो ये कम से कम आपका आ गया 42। तो मैम इसका फाइनल तो वहीं तक गया है ना ये, तो मैम इसका v हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, v हो जाएगा इसका 42। ओके मैम, हम लोग ये देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैम ये है आपका क्या, ये आपकी टोटल है ना आपकी ये। तो बेसिकली मैम मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका u, एंड ये हो जाएगा आपका v, uv आ गया आपका, ये आपका हो गया टाइम। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया टाइम। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो, अब यहाँ से आप यहाँ पे एक पॉइंट मान लो C। तो बेसिकली मैम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सोचो ना खुद से। मैम हमें तो क्या करना है, हमें तो इतना फाइंड करना है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालने वाले हैं। अगर इस पूरे में से आप इस हाफ को माइनस कर दोगे, आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप एरिया अंडर द कर्व निकालना चाह रहे हो ना। तो मैम हमें नहीं, मान लो मुझे पता ही नहीं कि ट्रेपीजियम है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करोगे, स्प्लिट करोगे ऐसे शेप्स को। तो एक तो ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन है ट्राइंगल में आपका, ए, और मान लो इस पॉइंट को मार्क कर दो, क्या, ए बी, इसको मान लो बी मार्क कर लो, इसको ओ मार्क कर लो, इसको मान लो, इसको ए मार्क कर लो, और इसको डी मार्क कर लो, इस पॉइंट को। ओके, तो एरिया ऑफ DAC, हाँ, प्लस रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, OBCA। ओके, अगर आपने इनका एरिया निकाल के प्लस कर दिया तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, विच इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस।
क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे डीएसी का। तो देखो इसका कैसे निकालोगे, बेस इनटू हाइट करके। हाँ समझ रहे हो ना मेरा ये वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना और फिर यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना, एल इंटू बी करके 1/2 बेस इंटू हाइट कर लोगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल में, और यहाँ पर एल इंटू बी कर लोगे। तो एल इंटू बी कितना है, मान लो यहाँ से टाइम तो आपका इजीली निकल जाएगा। रेक्टेंगल में आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड चाहिए ना, एक साइड आपकी ये है टाइम वाली, इसमें आपका 3 आवर है तो 3 हो जाएगा, और आपका दूसरा यहाँ पे है ना इस पॉइंट तक, तो 25 इंटू 3 हो जाएगा ये। उसके बाद इसको कैसे निकालोगे, 1/2 बेस और हाइट, बेस और हाइट। अब ये हाइट कैसे निकालोगे, हाइट तो हमें इतनी चाहिए सिर्फ, बट हम लोग को तो क्या करो, कुछ मत करो, इस टोटल में से अगर इतना निकाल दोगे, इस टोटल में से अगर इतना निकाल दोगे तो क्या तुम्हारे पास ये पोर्शन नहीं आ जाएगा। तो क्या है टोटल, टोटल ये है 42 किलोमीटर्स, और ये हाफ कितना है यहाँ तक का 25। तो 42 में सिर्फ 25 को माइनस करोगे तो आपकी ये चीज़ निकल कर आ जाएगी, और आपका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, विच इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है जहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 नहीं होने वाली है। समझे वाला पॉइंट है, नहीं समझे, जल्दी बताओ। तो देखो ना, अब मैंने यूवी, तुम बोलोगे मैम यूवी क्यों लिया, जब फॉर्मूले में जरूरत थी ना। अब बताओ ये सारी चीज़ें कैसे निकाली तुम लोगों ने, कैसे निकाली तुम लोगों ने, सोचो कैसे निकाली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होने वाली है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे डील करने वाले हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बेस आपका हो जाएगा 25 इंटू हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, हाइट इज दिस पार्ट। तो आप कैसे निकाल रहे हो, 42 माइनस 25 करके, क्या 42 माइनस 25 कर लोगे, तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट हो गया। फिर आपका ए और बी यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 25। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो भी आंसर यहाँ पे मिलेगा, तो इससे 1/2 इंटू 25 इसको माइनस कर लो, 12 में से 5 7 17, हाँ 17 क्यों, हाँ सही है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका 75। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, एंड कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा स्टूडेंट्स, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको कैलकुलेट करना आ गया है कि मैम अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ मिल गया जहाँ पर हमें ऐसी वेलोसिटी वाला कुछ सीन मिल गया, तो हम ईजिली उसकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कवर कर सकते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये मैकेनिक्स का बेस है, मैकेनिक्स का बेस होता है आपका ये वाला चैप्टर। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं करा तो क्लास 11th में तो आपकी बैंड बजनी है फिर फिजिक्स में। तो बेसिकली इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पर जब तुम निकालोगे ना तो ये तो होगा नहीं, जब वहाँ पे धड़ाधड़ बच्चे निकाल देंगे एरिया अंडर द कर्व, मैडम लो पकड़ो डिस्टेंस, और तुम बैठे हो वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी से पढ़ लो, अभी से सीरियस हो जाओ, क्योंकि फाउंडेशन ईयर में आ चुके हो अपने। अब यहीं से तुम्हारा हर चीज़ बनेगी, बेस बनेगा 9-10 से, और सारा जो जलवा है वो बिखरेगा कहाँ पे, 11th और 12th में। तो अभी से बेस बनाओगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, वरना तो क्या ही होगा, बाद में आके बेसिक देखोगे पहले 9th का, फिर 11th पढ़ोगे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भी कर लो। अब आते हैं स्टूडेंट कि अगर स्पीड कांस्टेंट, मतलब स्पीड यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो मैम एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा फॉर श्योर। तो अब आपने हमें एक चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस और नहीं, स्पीड और टाइम का है, या फिर वेलोसिटी टाइम का, कुछ भी हो सकता है। अब मैम हमें इसका ग्राफ जो है वो ऐसा मिला, कुछ ऐसा, तो मैम ये तो पैराबोला है। इसका मतलब मैम हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैम ये ग्राफ हमें आपने बताया था कि यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होता है, ऐसा कुछ बताया था मैंने, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था मैंने। यस मैम। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन भी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मतलब ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या करेगा स्टूडेंट, ये हेल्प करेगा। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ये ग्राफ हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझे, जल्दी से बताओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आपको पता है ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों है मैम, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में मैं ले लूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं ऐसे मार्क कर लूँ मैं, 10 20 30 40 1 2 3 4। तो इमेजिन कर लो कि यहाँ पर
शुरू के 1 आवर में इसने इतना कवर किया, मान लो कितना, अप्रॉक्सीमेटली 9। उसके बाद नेक्स्ट आवर में इसने 20 कवर कर डाला भाई, 1 किलोमीटर नहीं, 20 भी नहीं, थोड़ा कम, मान लो इतना, मतलब इसके बीच में कहीं 15 आ रहा होगा या 16 मान लो। उसके बाद स्टूडेंट इसने नेक्स्ट 3rd आवर में कितना कवर कर लिया, यहाँ पे इतना कवर कर लिया। तो मतलब कि मैम हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम ये मेरे रफ एंड डायग्राम से, जब आप इसको स्केल से बनाओगे एग्जैक्ट बैठेगा आपका। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैम यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है बट अनइक्वल स्पीड हो रही है। अनइक्वल स्पीड मतलब कि मैम देखो, पहले तो मान लो 16 कवर कर ली, उससे पहले 9 कवर कर ली थी, मतलब स्पीड इज इक्वल, बेसिकली आप 1 आवर के हिसाब से देख लो ना कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। हाँ, तो मैम इस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है, तो स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो बेसिकली आपका एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से कि डेली लाइफ में हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, है ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि वो व्हीकल्स का एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। मान लो आप गए कहीं पे, तो आप जब चला रहे हैं गाड़ी को, तो आपका एक्सेलरेशन कैसा है, सॉरी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जल्दी से बताइएगा। तो अब व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस इन इरेगुलर मैनर देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज अ कर्व लाइन फॉर श्योर, जैसा आप इस फिगर में देख भी पा रहे होंगे। तो इवन नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम एंड स्पीड कर्व एंड टाइम एक्सेस। वंस अगेन प्लीज नोट दैट वी कैन राइट द वर्ड वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड। बार बार आपको एक चीज़ याद दिलाई जा रही है कि स्पीड और वेलोसिटी की जगह हम दोनों टर्म्स को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व लाइन एंड पैराबोला। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एज सिंपल एज दैट। आप जरा कुछ इंटरप्रिटेशंस कर लें हम, वो तो इम्पॉर्टेंट है ना मैम। या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो कुछ ग्राफ्स दे रही हूँ यहाँ पे, सॉरी, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है या नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैंने आपको बता दिया है, एरिया अंडर द कर्व करके। एरिया अंडर द कर्व करो, यू विल गेट अ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कुछ इस तरीके के मैंने आपको ग्राफ दे दिए हैं सामने। अब आपको इन ग्राफ को देखकर ऐसे ही बता दो, चलो ऐसे ही बता दो, कुछ वैल्यूज़ नहीं ले रहे हम लोग, ऐसे ही देख रहे हैं। तो मैम यहाँ पर वेलोसिटी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम बढ़ तो रहा है, आप देखो यहाँ पर टाइम मैम बढ़ तो रहा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट द वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। मैंने बताया था ना कि अगर जो आपकी स्पीड है, वेलोसिटी है, अगर वो पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस, तो मतलब वो इस कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, आपके यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मैम देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी या फिर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब मैम यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 0।
कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 0। समझे वाला पॉइंट? ओके। फिर इस वाले को देखो मैम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मैम आपने बताया था कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ वो भी स्ट्रेट लाइन के साथ दिखे तो मतलब मैम वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊंगी, सो डोंट वरी। इससे अगला सेशन जो होगा वो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है। तो अभी तो हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं, जैसे पिछले में डिस्टेंस सिखा दिया, इसमें मैंने स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम भी सिखा दिया। अब बस नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सो डोंट वरी। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, वेलोसिटी आपकी गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी गिर रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रही हूँ, ये है आपका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बताया था ना मैंने आपको कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन इज बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, बट रिटार्डेशन इज व्हाट, जब आपकी ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्टिंग स्टेट में आ रही है। तो जब वो रेस्टिंग स्टेट में आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन बोलते हैं। इस ग्राफ को देखो, ये अजीब से ग्राफ मैम, पहले तो मान लो यहाँ पे इतनी थी वेलोसिटी, सेकेंड आवर में इतनी थी, देखो तो कम बढ़े। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ भी टाइम था तो पहले तो इतनी थी, हाँ तो मान लो अगर इतना टाइम था तो फिर मतलब कम हो रही है ना, कम हो गई यहाँ पे देखो, नेक्स्ट उसमें कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो मतलब मैम ये तो हमें कुछ, अगर हम इसका एक्सेलरेशन बताएं तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि मैम यहाँ पे स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया आप लोग को स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अगर समझ में आ गया भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। अब एक और केस मैं आपको दूँ, चलो मान लो ये हटा दो। अच्छा इमेजिन करो कि कुछ ऐसा सीन हो, यहाँ पे मान लो टाइम है और यहाँ पर मान लो आपका डिस्टेंस है। अभी करो, इमेजिन कर लो कि अभी डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड नहीं है। तो स्टूडेंट मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट पर था, अब वो ए से गया बी पर। कहाँ चला गया वो, ए से चला गया बी पर। तो जब वो ए से बी पर चला गया स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैम वो ए से बी पर गया, फिर वो बी से वापस ए पर आ गया। तो इमेजिन कर लो वो लड़की है रीना, जो कहाँ गई स्टूडेंट, जो गई मॉल में, हाँ, और मॉल में कपड़े वपड़े खरीद के वो वापस से घर आ गई। तो मान लो वो गई 10 किलोमीटर कवर करके और 10 किलोमीटर में वो वापस आ गई, जितना कवर किया उसने उतना वापस आ गई। तो टोटल अगर आप इसकी डिस्टेंस देखोगे तो बेसिकली मैम वो 20 किलोमीटर है। बट अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगूँ, सोचो अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगी तो मैम डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा ना। मैं बोलोगे क्यों मैम डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 हो जाएगा बेटा क्योंकि आप देखो, मान लो यहाँ से ये 10 है, आपका 1 आवर, 2 आवर, 3rd आवर। तो मान लो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने शुरू में आपका इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना 10, कितना कवर कर लिया 10 कवर कर लिया। तो बेसिकली ग्राफ ऐसे गया, बट नेक्स्ट 1 आवर में वापस से घर आ गई ना, नेक्स्ट 1 आवर में वापस से घर आ गई। तो अब आपकी डिस्टेंस कितनी हो, क्योंकि आपको पता है ये वाली चीज़ कि अगर इनिशियल पॉइंट पर कोई बंदा किसी पॉइंट पर गया इनिशियल से और वापस से वो इनिशियल पॉइंट पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड विल ऑल्सो बी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो चुका है। मतलब कि स्पीड बोलो, स्पीड ना बोल के ना आप इसको वेलोसिटी बोलो, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का देख रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। ये वाला मेरे को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था। तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। क्या, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट आपका रह गया है या समझ में नहीं आया है तो पहले तो रिकैप करना, वीडियो को देखना। अगर फिर भी नहीं आता है देन अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। आई विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप बढ़िया रहा आपके साथ सेशन मेरा, ये बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखाया मैंने। तो स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम लोग केजी से लेकर क्लास 12 तक की CBSE बोर्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं।
अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नी नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्राफ्स। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।